ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है केमिस्ट्री का और इसमें चैप्टर चल रहा है रासायनिक बलगतिकी। और इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओ द्वितीय कोटि अभिक्रिया। द्वितीय कोटि अभिक्रिया तो देखो देखो जो अभिक्रिया का जो वेग है वो किस पर निर्भर कर रहा है? क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर करता है? क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का जो वेग है वो किसके समानुपाती होता है? क्रिया कारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। द्वितीय कोटि का मतलब होता है क्रिया कारक की जो सांद्रता है उसकी जो घात है वो कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो इस प्रकार की कोटि को क्या बोलते हैं? द्वितीय कोटि अभिक्रिया बोलते हैं। तो देखो किस प्रकार से इसकी परिभाषा बनती है। देखो, ऐसी अभिक्रिया जिसका अभिक्रिया वेग क्रिया कारकों की द्वितीय घात के क्या होता है? समानुपाती होता है। यहाँ से आप एक पॉइंट और जोड़ लेना, क्रिया कारकों की सांद्रता की क्रिया कारकों की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होता है। ऐसे लिखो यहां पर। यहां पर आपको लिखना है क्रिया कारकों की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होता है। अब देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट लाना, जब क्रिया कारक समान हो। क्रिया कारक देखो समान हो। यहाँ पर देखो ये दोनों क्रिया कारक क्या है? समान है। इससे उत्पाद क्या बन रहा है? पी बन रहा है। देखो टी बराबर 0 पर दोनों क्रिया कारक की जो सांद्रता है वो कितनी है? ए। समान है तो सांद्रता भी क्या होगी? समान होगी। टी बराबर 0 पर क्या नहीं बन रहा है? उत्पाद नहीं बना अभी, तो उत्पाद कितना होगा? 0 होगा। फिर देखो टी बराबर टी डे सेकेंड बाद जो क्रिया कारकों की सांद्रता कितनी कम हो गई? x कम हो गई। कितनी कम हो गई? x कम हो गई। तो इससे x कम कर देना और इससे x कम कर देना और इधर x जोड़ देना, मतलब x इससे कम होगी और x इससे कम होगी। तो कितनी x जुड़ेगी? यहाँ पर x और x, 2x जुड़ेगी। तो इस प्रकार से यहाँ तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, अब आपको ये अभिक्रिया का वेग का क्या सूत्र है? अभिक्रिया का जो वेग है वो किसके समानुपाती होता है? क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। देखो यहाँ पर देखो आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएगी। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्रिया कारक की सांद्रता टी बराबर टी डैश पर क्रिया कारक की सांद्रता कितनी है? ए माइनस एक्स है तो ए माइनस एक्स। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समानुपाती चिन्ह हटने पर यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है K2। ये क्या है? समानुपाती नियतांक है। देखो अब देखो ये समीकरण जो एक है वो क्या कहलाती है? समीकरण एक द्वितीय कोटि अभिक्रिया की अवकल वेग समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? अवकल वेग। अब देखो समीकरण नंबर 1 में आप देखो, समीकरण 1 ध्यान से देखना। समीकरण नंबर 1 में मैं क्या कर रहा हूँ? जो ये जो टर्म है, ये टर्म मैं किधर लेके जा रहा हूँ? इधर लेके जा रहा हूँ, और ये टर्म मैं इधर लेके आ रहा हूँ। देखो इस प्रकार से मैंने लिखी। अब देखो समाकलन करने पर देखो इसका समाकलन क्या होता है? 1/- x, इस प्रकार से होता है इसका समाकलन। और K2 कांस्टेंट है। dt का समाकलन क्या होता है? t होता है। और यहाँ पर c क्या है? समाकलन नियतांक है। क्या है? समाकलन। इस समाकलन नियतांक का मान निकालेंगे। समाकलन नियतांक के मान हम कहाँ पर निकालते हैं? समाकलन नियतांक का मान निकालते हैं t बराबर 0 सेकेंड पर। सर t बराबर 0 सेकेंड का मतलब है प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक स्थिति में आप सभी जानते हो x बराबर क्या होता है? 0 होता है, और t बराबर भी क्या होता है? 0 होता है। ये सभी जानते हो आप। देखो तो यहाँ पर आप देखो इस समीकरण में आप देखो, समीकरण नंबर 2 में हम क्या रख रहे हैं? t बराबर 0 रख रहे हैं और x बराबर क्या रख रहे हैं? 0 रख रहे हैं। तो देखो यहाँ पर x बराबर आप 0 रख दो और t बराबर 0 रख दो, तो c बराबर क्या आ जाएगा? c बराबर आ जाएगा 1/a। देखो 1/a। ये समीकरण नंबर 3 आ गई। समीकरण 2 और समीकरण मतलब समीकरण 3 का मान आप कहाँ पुट कर दो? समीकरण नंबर 2 में पुट कर दो। समीकरण नंबर 2 में आप मान पुट करोगे। देखो यहाँ पर c के स्थान पर मैंने क्या कर दिया?
सी के स्थान पर सी का मान पुट कर दिया। तो यहाँ पर आप देखो, अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर भेज रहा हूँ, इस 1/a को क्या कर रहा हूँ, इधर भेज रहा हूँ। तो k2t, तो k2t 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a, यहाँ तक। अब देखो एलसीएम ले रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया है। एलसीएम लेके देखो फिर क्या किया, इस माइनस को अंदर गुणा किया है। तो माइनस को गुणा करने पर ये टर्म माइनस की, ये प्लस की, ये प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल होगी। यहाँ पर a कोस्ट a माइनस एक्स। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की। इस टी को मैं क्या भेज दूँ, इधर भेज दूँ, तो ये 1/t बन जाएगा। देखो ये आपके पास क्या आ जाएगी, समीकरण नंबर 4 आ जाएगी। समीकरण नंबर 4 क्या कहलाती है, समीकरण नंबर 4 द्वितीय कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण को व्यक्त करती है। समीकरण नंबर जो 4 है वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण को व्यक्त करती है। नेक्स्ट देखो, सेकंड पॉइंट, जब दोनों क्रिया कारक समान नहीं हो, मतलब अलग अलग हो। पिछली वाले देखो पॉइंट नंबर 1 में क्या देता, क्रिया कारक समान हो ए। अब क्रिया कारक क्या नहीं है, समान नहीं है। क्रिया कारक समान नहीं है तो सांद्रता भी क्या नहीं होगी, समान नहीं होगी, अलग अलग होगी, ये आप सभी जानते हो। तो देखो t बराबर 0 पर इस क्रिया कारक की सांद्रता कितनी है, स्मॉल ए है, और इस क्रिया कारक की सांद्रता कितनी है, स्मॉल बी है, और उत्पाद बनता ही नहीं है, मतलब 0 है। देखो t बराबर डैश पर कितनी कम हो गई क्रिया कारक, कितना परिवर्तन हुआ, क्रिया कारक की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ, x परिवर्तन हुआ था, माइनस क्या कर दिया, x कर दिया, और इधर कितने बन गई, 2x बन गया, उत्पाद कितना बन गया, 2x बन गया। देखो जो क्रिया कारक है, जो वेग है, वो क्रिया कारक के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये लो मैंने समानुपाती कर दिया, दोनों के मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर क्रिया कारकों की सांद्रता लिख दी। यहाँ पर तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी। यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटने पर यहाँ पर क्या आ जाता है, एक समानुपाती नियतांक आ जाता है जो k2 है। समीकरण नंबर 5 तो किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समीकरण 5 द्वितीय कोटि अभिक्रिया क्या है, अवकलन वेग समीकरण या अवकलित वेग समीकरण, जो आपकी मर्जी है वो लिख देना। अब देखो समीकरण नंबर 5 से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं क्या भेज रहा हूँ, देखना इस पूरी टर्म को मैं क्या भेज रहा हूँ, इधर भेज रहा हूँ, इस पूरी टर्म को इधर भेज रहा हूँ, और इस टिक को इधर लेके आ रहा हूँ समीकरण नंबर 5 से। तो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही। इसका मैं क्या कर दूँ, समाकलन कर दूँ। तो समाकलन करेंगे, देखो इसका समाकलन क्या होगा, देखो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसको देखो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। ये समाकलन है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। आप पढ़ चुके हो 12th क्लास में मैथमेटिक्स स्टूडेंट, और आप सभी जानते हो। देखो अब मैं क्या ले रहा हूँ, इसका समाकलन करता हूँ। इन दोनों टर्म का आपको क्या करना है, समाकलन करना है। इन दोनों, देखो इसका समाकलन कितना होता है, देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस log b माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा log a माइनस एक्स। ये समाकलन हो गया। तो यहाँ पर c क्या आ गया, समाकलन नियतांक आ गया। अब देखो, अब यहाँ तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी। अब यहाँ पर देखो ये प्लस वाले टर्म को मैं क्या ले रहा हूँ, पहले लिख रहा हूँ, और माइनस वाले टर्म को क्या लिख रहा हूँ, बाद में लिख रहा हूँ। तो देखो इस प्रकार से मैंने लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सी का मान चाहिए मुझे, किसका मान चाहिए, सी का मान। तो टी बराबर प्रारंभिक स्थिति पर देखते हैं, किस स्थिति पर देखते हैं, प्रारंभिक स्थिति पर देखते हैं। तो प्रारंभिक स्थिति में टी बराबर भी 0 होता है, एक्स बराबर ही 0 होता है। तो देखो यहाँ पर एक्स के स्थान पर 0 मान पुट कर दे रहा हूँ, एक्स के स्थान पर, इनके सभी के स्थान पर 0 मान आपको पुट करना है। तो देखो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। तो देखो अब आपके पास समीकरण 7 आ गई। समीकरण 7 से सी का मान आप कहाँ रख दो, समीकरण नंबर 6 में रख दो। ये मैंने यहाँ पर सी का मान रख दिया। देखो ये मान किसका है, सी का मान है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मान सी का। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये आपके देखो यहाँ पर एक सूत्र बनता है, ध्यान से देखना, log a माइनस log b को मैं लिख सकता हूँ log a अपॉन b। अगर आपको इस प्रकार से नजर आए ए बी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log a प्लस log b। ये log के क्या होते हैं, सूत्र है, ये आपको आनी चाहिए। देखो अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो आपके पास देखो log a अपॉन b आ गया। अब इसको ध्यान से देखना, इसको आप ध्यान से देखना, इस टर्म को मैं क्या भेज रहा हूँ, इधर भेज रहा हूँ। इस पूरी की पूरी टर्म को क्या भेज दूँ, इधर भेज दूँ। इस पूरी की पूरी टर्म को क्या भेज दूँ, इधर भेज दूँ। इसी प्रकार से इसमें वो सूत्र आपको काम में लेना है। यहाँ पर देखो प्लस वाले, यहाँ पर माइनस आ रहा है मतलब भाग में रहेगा, अगर इनटू में आ रहा है तो प्लस में रहता है। देखो यहाँ पर अगर प्लस आता तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ पर अगर माइनस है यहाँ पर तो माइनस है, तो इसको इस प्रकार से भाग में लिखेंगे, दोनों टर्म को इस प्रकार से।
ये log के आपके सूत्र है, ये आपको आने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने देखो जो ये आपकी टर्म है इसको मैं इधर भेज रहा हूँ। इधर भेजने के बाद आपके इधर क्या बच रहा है, k2t बच रहा है। तो k2t आपके पास ये दोनों, इन दोनों टर्म से आपको क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, ये दो टर्म आपके सामने, इन दोनों टर्म से क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है सर, 1/a माइनस बी हमें कॉमन नज़र आ रही है। 1/a माइनस बी हमें कॉमन नज़र आ रही है। ये हमें क्या ले ली, कॉमन ले ली। ये हमने दोनों टर्म से कॉमन ले ली, तो आपके पास ये आ रहा है। तो देखो अब ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो लॉग और लॉग, बीच में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। वही सूत्र देखो, लॉग ए माइनस लॉग बी, बीच में माइनस आ रहा है तो इसको लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन बी। इसी प्रकार को देखो इससे लिखते हैं, लॉग है लॉग लॉग अपॉन में। अब इसको देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ ये टर्म थी इस प्रकार से, इस प्रकार से टर्म थी, ये तो ऊपर आ जाएगी इस प्रकार से, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। तो आपके पास समीकरण नंबर क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। समीकरण नंबर 8 तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो समीकरण एक द्वितीय कोटि अभिक्रिया का क्या है, समाकलित वेग समीकरण है। क्या है, समाकलित वेग समीकरण है। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो द्वितीय कोटि अभिक्रिया क्या निकालना है, अर्धायुकाल निकालना है। क्या निकालना है, अर्धायुकाल निकालना है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या निकाल रहे हैं, अर्धायुकाल निकाल रहे हैं। जब दोनों क्रिया कारक क्या हो, समान हो, तो दोनों क्रिया कारक क्या हो, समान हो। यहाँ पर ध्यान से देखना, दोनों क्रिया कारक क्या हो, समान हो, तो आप ये k2 का मान आप निकाल सकते हो, ये मान आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर अर्धायुकाल का मतलब होता है आधा समय। आधा समय मतलब आधी सांद्रता शेष रह जाती है। आधी जो सांद्रता है, आधी सांद्रता क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है आधा समय में। तो आधी सांद्रता कब आएगी, पूरी सांद्रता में क्या लगा दें, 2 का भाग लगा दें, तो आधी सांद्रता परिवर्तन हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर देखो टी के स्थान पर ये आपको पुट करना T1/2 और x के स्थान पर a/2 आपको परिवर्तन करना है। और इसके मान देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, a/2 और इसके स्थान पर ये आपको a है, और इसके ये भी a है, और x के स्थान पर आपको क्या लिखना है, 1/2 लिखना। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक फार्मूला आ जाएगा। ये आप हल कर लेना, केवल हल किया है मैंने, कुछ नहीं किया। देखो तो यहाँ पर k2 क्या है, कोई समानुपाती नियतांक। क्या है, समानुपाती नियतांक। समानुपाती क्या है, नियतांक है। समानुपाती नियतांक है तो अर्धायुकाल किसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, प्रारंभिक सांद्रता क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल है वो प्रारंभिक सांद्रता के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो इसके ग्राफ, इसके जो ग्राफ है वो आप बना लेना। टी बढ़ने पर देखो स्ट्रेट लाइन का मतलब टी के सापेक्ष लगातार क्या हो रही है, सांद्रता में परिवर्तन हो रही है। यहाँ पर देखो लगातार सांद्रता में क्या हो रहा है, परिवर्तन, लगातार सांद्रता क्या हो रही है, यहाँ पर बढ़ रही, उत्पाद की सांद्रता है वो लगातार बढ़ रही है। देखो इस प्रकार से। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो। एस्टर का क्षारीय जल अपघटन, एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ओजोन से ऑक्सीकरण का निर्माण, और नाइट्रोजन ऑक्साइड का तापीय अपघटन, और नाइट्रोजन प्रोक्साइड का तापीय अपघटन। ये सारे के सारे आपको क्या लिखने, एग्जाम्पल लिखने। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ आप। हेडिंग नेक्स्ट है एनवें कोटि अभिक्रिया। एनवें कोटि अभिक्रिया सेम वही प्रोसेस चल रही है, शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, एन कोटम अभिक्रिया। अब देखो इसमें कुछ खास है ही नहीं। ऐसी अभिक्रिया जिसका अभिक्रिया वेग क्रिया कारकों की एन घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। द्वितीय कोटि में क्या होता है, द्वितीय घात के समानुपाती होता है। प्रथम कोटि में क्या होता है, प्रथम घात के समानुपाती होते हैं। शून्य कोटि में क्या होता है, शून्य घात के समानुपाती होता है। केवल परिभाषा में केवल एक नाम चेंज हो रहा है, जो हेडिंग में आ रहा है वही आपको नाम चेंज करना है, बाकी की परिभाषा सेम है। अब देखो कई काम नहीं करना आपको, ये आपको स्वयं करना है, ये आपको स्वयं को समझना है। स्वयं समझने की कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पर, इसमें देखो समझने की कोई चीज़ नहीं है, समझने की कोई चीज़ नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास कोई क्रिया कारक ए है और एक इसमें बदल रहा है, उत्पाद बी में बदल रहा है।
इसकी सांद्रता प्रारंभ में ए है और टी डैश बराबर इसमें सांद्रता कितनी हो गई, एक्स परिवर्तन हो गई, मतलब एक्स कम हो गई और इधर एक्स योग हो गई। ये अभिक्रिया का जो वेग है वो किसके समानुपाती होता है, क्रियाकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है। तो एन भी घात पढ़ रहे हैं तो एन घात के क्या होता है, एन घात लगेगी। तो यहाँ पर आपको समीकरण नंबर 1 तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 क्या कहलाती है, अवकलित वेग समीकरण कहलाती है एन कोटि की। अब समीकरण 1 से हम क्या कर लेते हैं, देखो ये जो टर्म आपको नज़र आ रही है इस टर्म को मैं क्या ले लूँ, इधर भेज दूँ और इस टर्म को मैं इधर भेज दूँ, तो आपके पास ये आ जाएगी। अब इसका मैं क्या कर दूँ, समाकलन कर दूँ। तो समाकलन करने पर आपके क्या आएगा, समाकलन करने पर आपके पास देखो मान ये आएगा, मतलब पहले ये टर्म ऊपर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी और फिर देखो इसमें से इस प्रकार से क्या होगा, समाकलन होगा। ये समाकलन की टर्म आपको याद रखनी है, ये आपको आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर देखो सी का मान हम निकालना चाहते हैं, तो सी का मान कब निकलता है, प्रारंभिक स्थिति पर निकलता है। प्रारंभिक स्थिति पर टी बराबर भी 0 होता है और एक्स बराबर भी 0 होता है। तो आपके पास देखो सी का मान क्या जाएगा, मान रखना है क्या, और सी का मान आपके पास है। सी का मान आप कहाँ रख दो, समीकरण नंबर 2 में रख दो। समीकरण नंबर 2 के पास आप यहाँ पर रख दो और देखो इस टर्म को ध्यान से देखना, इस टर्म को मैं क्या भेज रहा हूँ, इधर भेज रहा हूँ, इधर प्लस की तो इधर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अब देखो इन दोनों टर्म से आपको क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, 1/n-1, 1/n-1 आपको चीज़ कॉमन नज़र आ रही है। ये दोनों टर्म से आपको क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, सर 1/n-1 कॉमन नज़र आ रही है, तो मैंने ये लिख ली। बाकी की टर्म क्या सेम है। तो इसके बाद आप देखो इस टी को मैंने क्या भेज दिया, इधर भेज दिया, तो आपके पास ये समीकरण बन गई। यहाँ तक आपको समीकरण नंबर 4 तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समीकरण 4 एनवी कोटि अभिक्रिया क्या कहलाता है, समाकलित वेग समीकरण कहलाता है। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एनवी कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल आपको निकालना है, तो इस समीकरण का हम प्रयोग करेंगे। इस समीकरण में हम क्या रखेंगे, टी बराबर टी 1/2 रख देंगे और ए बराबर क्या रख, सॉरी एक्स बराबर क्या रख देंगे, एक्स बराबर यहाँ a/2 रख देंगे। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए। इस समीकरण में आपने देखो यहाँ पर हमने मान रखा है, यहाँ पर मैंने देखो मान रखा है, तो मान रखने के देखो इसको सोल्व करना है। देखो इसको सोल्व किस प्रकार से करेंगे, ध्यान से देखना, इसको आपको सोल्व करना। देखो a - a/2 पावर n-1, देखो एलसीएम लिया यहाँ पर, एलसीएम लेने पर यहाँ पर 2a - a/2 की पावर n-1, देखो 2a - a इसको n-1 और 2 की पावर n-1। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास ये समीकरण आ जाएगी। अब देखो यहाँ से एक चीज़ आपको और नज़र आ, देखो यहाँ पर कितना है, 2a - a कितना बच रहा है, देखो माइनस का a है और प्लस का 2a, तो कितना बच रहा है, a बच रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, देखो a बचे और पावर ऊपर है, पावर ऊपर है। अब देखो अब यहाँ पर मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया है, ये मैंने एलसीएम लिया है, तो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो ये तो 2 क्या राशि है, यहाँ पर 2 क्या राशि है, 1 यहाँ पर क्या राशि है कांस्टेंट, और यहाँ पर ये भी कांस्टेंट है और n भी यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर 1 भी कांस्टेंट है, मतलब ये पूरी टर्म कांस्टेंट, ये पूरी टर्म कांस्टेंट। तो अर्धायुकाल है, n कोटि का अर्धायुकाल है वो किस व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसका होता है, प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब प्रारंभिक सांद्रता की घात के n-1 के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ तक आपको अर्धायुकाल में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, या इसी क्लास में पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। देखो छद्म या आभासी कोटि अभिक्रिया, एग्जामिनर या छद्म कोटि दे सकता है या आपको दे सकता है आभासी कोटि, दोनों में से एक नाम आपको दे सकता है। देखो देखो परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा ध्यान से देखना। ऐसी अभिक्रिया जिनके लिए अणु संख्या तथा कोटि का मान समान नहीं प्राप्त हो, छद्म कोटि अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर आप पढ़ चुके हो अणु संख्या क्या होती है और कोटि क्या होती है, ये दोनों आप चीज़ पढ़ चुके हो, तो छद्म कोटि अभिक्रिया कहलाती है। क्योंकि इन अभिक्रियाओं में एक क्रियाकारक को आधिक्य में लिया जाता है। आधिक्य का मतलब क्या होता है, आधिक्य का मतलब क्या होता है, क्योंकि इन अभिक्रियाओं में एक क्रियाकारक को आधिक्य में लिया जाता है। सर आधिक्य का मतलब क्या होता है, देखो हमारे पास कोई एक सांद्रता ए है और
सॉरी एक क्रिया कारक, हमारे पास क्या है, कोई क्रिया कारक ए है और एक क्या है, क्रिया कारक बी है। इसकी सांद्रता कितनी मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, और इसकी सांद्रता कितनी मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। देखो ध्यान से देखना दोनों की सांद्रता। अब देखिए इस सांद्रता में मान लेते हैं परिवर्तन हो गया 50%, और इस सांद्रता में मान लेते हैं परिवर्तन कितना हो गया, 5%। तो यहाँ पर जो 50 और 5% में क्या हो गया, अंतर अधिक आ गया। अंतर क्या आ गया, यहाँ पर अधिक आ गया। तो यहाँ पर किसको आधिक्य मानेंगे, यहाँ पर ए बी को आधिक्य मानेंगे, क्योंकि ये सांद्रता क्या हो गई, आधिक्य हो गई। परिवर्तन के बाद आधिक्य हो गई, आधिक्य सांद्रता हो गई इसकी। तो आधिक्य का मतलब होता है दो क्रिया कारकों की हम क्या करते हैं, सांद्रता की तुलना करते हैं कि परिवर्तन के बाद क्रिया कारकों की सांद्रता में परिवर्तन के बाद हम क्या करते हैं, दो क्रिया कारकों की सांद्रता का हम क्या करते हैं, परिवर्तन देखते हैं, और उस परिवर्तन में अंतर क्या आता है, बहुत अधिक आता है। तो उस अधिक वाली टर्म को क्या मान लेते हैं, आधिक्य मान लेते हैं। तो जिससे दूसरे क्रिया कारक की तुलना में आधिक्य की सांद्रता में परिवर्तन नगण्य माना जाता है। मतलब तो दूसरे क्रिया कारक की जो सांद्रता होती है उसमें परिवर्तन, देखो ध्यान से देखना, परिवर्तन का मतलब क्या होता है। देखो इसमें देखो, इसमें 100 में से कितनी परसेंट हो गई, 50। कितनी सांद्रता बची, 50 बची। इसमें से 5% हुआ है तो कितनी बच गई, 5% बच गई। तो यहाँ पर 95 बच गई। मतलब सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ है वो कितना डिफरेंस है यहाँ पर। तो इसको क्या माना, नगण्य माना। किसको माना है, देखो यहाँ पर तो 5 हुई है, यहाँ पर तो कितना परिवर्तन हुआ, 5 हुई है, लेकिन यहाँ पर कितना हो गया सर, 50 हो गया। 50 और 5 में परिवर्तन क्या आ रहा है, बहुत अधिक आ रहा है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, आधिक्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, आधिक्य मान लेते हैं। आधिक्य क्यों मानते हैं, क्योंकि इसकी सांद्रता क्या अभी अधिक है, इस कारण इसको आधिक्य मान लेते हैं। इसमें परिवर्तन है वो किसके बराबर मान लेते हैं, नगण्य के बराबर मान लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है जिसमें दूसरे क्रिया कारक की तुलना में आधिक्य की सांद्रता में परिवर्तन नगण्य माना जाता है। आधिक्य, जो आधिक्य का मतलब होता है, यहाँ पर आधिक्य का सीधा सा मतलब है जो क्रिया कारक की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वो दूसरे क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन क्या हो, बहुत ही कम हो। मतलब उसकी सांद्रता क्या हो, कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो, तो उसको क्या बोलते हैं, आधिक्य बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखो ये आपका एस्टर है, ये आपका जल है। इसकी सांद्रता मैंने कितनी मान ली, 10 मान ली। इसकी सांद्रता मैंने कितनी मान ली, 100 मान ली। तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, आधिक्य दे दिया। अब देखो, अब यहाँ पर देखो 5 बच रहा है और यहाँ पर कितना बच रहा है, 95 बच रहा है। तो सांद्रता में जो परिवर्तन है, सांद्रता में जो परिवर्तन है वो क्या है, अधिक है। सांद्रता में क्या है, परिवर्तन क्या हो रहा है, यहाँ पर अधिक हो रहा है। सांद्रता में परिवर्तन अधिक हो रहा है तो इसका मतलब ये, इसको किसके रूप में मानेंगे, आधिक्य मानेंगे। और आधिक्य की मतलब है, आधिक्य का सीधा सा मतलब है इसकी सांद्रता में जो परिवर्तन होगा उसको हम क्या मानेंगे, नगण्य मानेंगे। उसकी सांद्रता देखो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, 50% हो रहा है, और यहाँ पर कितना हो रहा है सर, 5% हो रहा है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इस 5% में जो परिवर्तन हो रहा है सांद्रता को, उसको क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, नगण्य मानने पर। किसकी तुलना में नगण्य मानने पर, सर 50% की तुलना में नगण्य मानने पर। तो देखो इसको हमने क्या मान लिया, आधिक्य मान लिया। तो देखो इसकी हम क्या नहीं गिनेंगे, अनुसंख्या तो यहाँ पर कितनी है सर, 2 है, लेकिन यहाँ पर कोटि 2 नहीं होगी। ये आधिक्य को हम क्या मान लेंगे, 0 मानेंगे। इसकी सांद्रता में जो परिवर्तन है वो 0 मानेंगे। 0 मानेंगे तो इसकी कोटि नहीं होगी, कोटि केवल क्या होगी, 1 होगी। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की क्या होनी चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ तक आपको उतारना, ये क्या हो गया, आपकी सदम आभासी कोटि कंप्लीट हो गई। यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आई हुई है, परिभाषा के तौर में आ जाती है, 1 या 2 नंबर की आ जाती है कई बार। ये आपका चैप्टर क्या हो गया, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। कुछ इसके न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल हम करवा दूंगा एग्जाम से पहले पहले। एग्जाम से पहले पहले मैं क्या करवा दूंगा, इसका न्यूमेरिकल आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ये आपका समाप्त हो गया चैप्टर। अब इसके क्या बचे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे।